Success Mantra. We shape future. Good morning everyone. My name is Abhay Singh and I welcome you all in today's video analysis of The Hindu. Today is 10th of June 2024 और आज हम लोग आज का जो हमारा एनालिसिस वीडियो है, हम आज जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उससे स्टार्ट करेंगे। और आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? वी ऑल नो दैट द 18th लोकसभा इलेक्शंस जस्ट गॉट ओवर ऑन 1st of June 2024। फिर उन 18th लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट कब रिलीज़ किया जाता है? 4th of June 2024 को। उस इलेक्शन में किसी भी एक सिंगल पार्टी ने मेजॉरिटी सिक्योर नहीं किया है। No single party has secured this absolute majority in the 18th Lok Sabha election. BJP has emerged as the single largest party in the Lok Sabha elections. Congress is the second largest party and Samajwadi Party is the third largest party in the 18th Lok Sabha elections. Now elections हो गए 1st June 2024 को, elections complete हो गए 4th June को, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। Now what's next? What next? So what next is basically कि अब था basically oath taking ceremony का टाइम आ गया था। So basically yesterday on the 9th of June 2024, Narendra Modi took oath as the third straight term as the prime minister of this particular country. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे कंट्री के ऑलरेडी 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 2014 से 2019 तक, 2019 से 2024 तक। 18th लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाने के बाद एनडीए ने, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने, उन्होंने किसको अपना लीडर चुना है? लीडर ऑफ द लोकसभा इलेक्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब क्या हुआ है कि कल बेसिकली उन्होंने क्या किया कि ओथ लिए है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। ठीक है, नाउ अब ओथ टेकिंग सेरेमनी कल हो गई और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल गेस्ट को इनवाइट किया गया था। यहाँ पे मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे शेख हसीना, बांग्लादेश से थी, भूटान से लोग आए हुए थे, भूटान से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। तो काफ़ी सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर सेरेमनी को अटेंड किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ 71 मिनिस्टर्स ने भी उनके साथ में ओथ ली। तो टोटल कितने लोगों ने कल ओथ ली? 72 मेंबर्स ने। दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट व्हेन ऑन 9th of June 2024 along with the Prime Minister of India 71 other ministers took oath. Now moving on. अब ये तो आज की ये पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नाउ वी हैव टू बी वेरी मेटिकुलस अबाउट फ्यू स्मॉल थिंग्स एंड what are those small things that we have to clearly demarcate that one thing, that what's important for examination, what is important for our examination। हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होगी। कुछ लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि न्यूज़पेपर में हमारे लिए जो रेलेवेंट चीज़ें होती हैं वो हमेशा बहुत लिमिटेड होती हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज न्यूज़ आइटम्स और हम सिर्फ उन्हीं न्यूज़ आइटम्स को कवर करेंगे जिस पे टाइम देने से हमारे एग्ज़ाम में किसी तरीके से हेल्प होगी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। देर इज़ अ टेररिस्ट अटैक इन द जम्मू। अब एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जम्मू में एंड व्हाट हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर टेररिस्ट अटैक? 9th of June 2024 इंडिया विटनेस्ड 2 important events. One was basically the Prime Minister took oath as the Prime Minister of this particular country. Narendra Modi took oath as the Prime Minister of this particular country. And second event was that there was a terrorist attack on a bus. There was a terrorist attack on a bus which was carrying few pilgrims. Now these pilgrims were going to basically Jammu for their वैष्णो देवी यात्रा। वैष्णो देवी यात्रा के लिए लोग जा रहे थे। अब इसमें क्या हुआ कि आउट ऑफ नो वे टेररिस्ट आए और उन्होंने इस बस पे अटैक कर दिया। ये बस पे अटैक होने की वजह से क्या हुआ कि अभी तक 8 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है इस टेररिस्ट अटैक में। सो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको हमें देखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ। उस टेररिस्ट अटैक में बेसिकली 8 लोगों ने अपनी लाइफ गंवा दी। ठीक है, टेररिस्ट अटैक था 9th of June 2024 को हुआ था। इसके अलावा फर्स्ट पेज पे हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पेज नंबर पे जो आज का पहला इंपॉर्टेंट हेडलाइन है दैट इज़ द बीजेपी हैज़ एबल टू सिक्योर्ड द मेजॉरिटी इन द उड़ीसा असेंबली पोल्स। उड़ीसा असेंबली पोल्स में भी बेसिकली बीजेपी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिक्योर की है 24 ईयर्स के बाद। आफ्टर 24 ईयर्स बीजू जनता दल हैज़ लॉस्ट इट्स डोमिनेंस इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। 24 ईयर्स से नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल के लीडर थे वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे। आफ्टर 24 ईयर्स भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू फॉर्म इट्स गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। 12th of June 2024 को ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी जब बीजेपी का कोई एक लीडर चीफ मिनिस्टर का जो पोजीशन होगा उसे होल्ड करना स्टार्ट करेगा। नाउ मूविंग ऑन। These two news headlines are again political news. With HDK in cabinet, JDS gets central berth for the first time
since its formulation. Now we have to keep another important thing in our mind that political news का हमारे लिए रेलेवेंस एकदम ज़ीरो होता है पॉलिटिकल न्यूज़ का. अब पॉलिटिकल न्यूज़ में जो आइडियोलॉजी बेस्ड हमारे लिए न्यूज़ आइटम्स होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो आइडियोलॉजी बेस्ड न्यूज़ आइटम्स नहीं होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं. पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बट ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि असम में राज्यसभा की जो मेंबर थे उनके साथ में उन्हें कैसे मिनिस्टर लिया गया, फिर जेडीएस को कैसे पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन मिला. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग किन चीज़ों को कवर करना शुरू करेंगे. अब देखिए, 3 MPs फ्रॉम आंध्र प्रदेश इन यूनियन मिनिस्ट्री, आइज ऑन असेंबली पोस्ट, बीजेपी गिव्स 2 berths टू केरला, किशन रेड्डी बंडी संजय ज्वाइन मोदी मिनिस्ट्री. सो नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल. हम इन तीनों न्यूज़ आइटम्स को स्किप करेंगे. अनदर बिकॉज दीज आर द पॉलिटिकल न्यूज़ आइटम्स. नाउ this particular news item is very important for us, and this particular news item is basically related to the organ donations in India. Organ donations in India से basically हमारा जो आज का तीसरा आर्टिकल है वो related है organ donation से. ठीक है, will now states told to act on social media groups sites trading organs. So basically what happened is that union government has issued an alert related to the organ donation advertisement on the different social media groups. अब क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग इंडिया में डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स में क्या कर रहे थे, ऑर्गन डोनेशंस को लेकर के एडवर्टीजमेंट कर रहे थे. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट. अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक अलर्ट इशू किया. नाउ अब हम लोग इस न्यूज़ आइटम पे थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि क्या है इस पूरे न्यूज़ आइटम में क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं और किस तरीके का अलर्ट इशू किया गया है और इस अलर्ट को इशू करने की नीड क्या थी. अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पर्टिकुलर अलर्ट को इशू करने की जो नीड थी हम लोग उसको भी थोड़ा सा कवर करेंगे. नाउ the union government has issued an alert to all states union territories about websites and social media groups that are involved in illegal trading of human organs and sought stringent action against them. So basically what happened is that union government ने सारे भी जितने भी states और UTs हैं वहाँ पे एक alert issue किया है कि जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स और ग्रुप्स हैं जहाँ पे बेसिकली ह्यूमन ऑर्गन डोनेशंस को लेकर के उनमें इलीगल ट्रेडिंग के ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स में, आप उन लोगों को क्या करना होगा, बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए जाएंगे उन लोगों के अगेंस्ट में जो लोग बेसिकली ऑर्गन ट्रेडिंग में डील करते हैं और उसको लेकर के कमर्शियल एडवर्टाइजिंग भी करते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. नाउ मूविंग ऑन. In a communication, the Director General of Health Services said it had come to know that certain website and social media posts were promoting and offering organ trading in violation of the provisions of Transplantation of Human Organ and Tissues Act, THOTA Act 1994. THOTA Act 1994, yeah, Thought Act 1994. So basically, what is this particular Thought Act? So in India, transplantation of human organs and tissues act 1994. Tissues Act 1994. So basically in India, Transplantation of Human Organs and Tissues Act, Thought Act 1994 is the parent act which regulates the body organ transplantation and body organ donations in India. Thought Act 1994, Transplantation of Human Organs and Tissues Act 1994 is the basically a parent act, which controls or which regulates body organ donations in India. So this is the parent act. Now अब क्या है कि बेसिकली अंडर द थॉट एक्ट 1994 कमर्शियल ट्रेडिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स इज स्ट्रिक्टली बैंड. अब ये बेसिक अजम्पशन है, इस पर्टिकुलर अजम्पशन को याद रखिएगा कि अंडर द थॉट एक्ट 1994 इलीगल ट्रेडिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर थॉट एक्ट 1994. अब बेसिकली अब अगर कोई चीज़ प्रोहिबिटेड है,
अब उस प्रोहिबिशन के बाद भी अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो आप पे क्या होंगे, आप पे किसी तरीके के सैंक्शंस होंगे, स्ट्रिंजेंट एक्शंस आपके अगेंस्ट लिए जाएंगे। सो बेसिकली इस न्यूज़ आइटम में वही चीज़ डील की गई है कि कैसे थॉट एक्ट 1994 में जिस चीज़ को हम लोगों ने बेसिकली क्रिमिनलाइज किया है, और क्रिमिनलाइज किसको किया है, कमर्शियल ट्रेडिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। सो बेसिकली अगर हमने कमर्शियल ट्रेडिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स को बैन किया है तो उसको लेकर के अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी ग्रुप पे किसी तरीके का कोई एडवर्टीजमेंट होता है तो वो चीज़ भी इलीगल होगी। अब क्या हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स और यूटीज़ को हाई अलर्ट की इशू किया है और बोला है कि अगर कहीं पर कोई भी आप लोगों को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी ग्रुप, इंडिविजुअल या कंपनी किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट करते हुए दिखती है तो आप लोगों को उनके अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने होंगे एज सून एज पॉसिबल। दो चीज़ें याद रखिएगा कि इंडिया में पर्टिकुलरली कौन सा एक्ट है जो बॉडी ऑर्गन डोनेशंस को रेगुलेट करता है। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994। द एक्ट वाज फ्रेम्ड इन द ईयर 1994 बट द रूल्स वर Act was framed in the year 1994 but the rules were framed in the year 2014। 1994 में एक्ट पास हुआ था और 2014 में रूल्स ड्राफ्ट किए गए थे। ठीक है, बस इस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम में इतनी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे इज सो बांग्लादेश के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक मर्डर हो गया था वेस्ट बंगाल में। सो उसको लेकर के बेसिकली जो उसका मेन अक्यूज था वो नेपाल भाग गया था। फिर इंडिया वेस्ट बंगाल में क्या किया गया कि उस पर्टिकुलर अक्यूज को एक्स्ट्राडाइट किया गया है नेपाल से इंडिया, और इस पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन वापस स्टार्ट कर दी गई है। और एक इंपॉर्टेंट और न्यूज़ है, जारंगे पाटिल इज़ अ बेसिकली मराठा सोशल एक्टिविस्ट। मराठा सोशल एक्टिविस्ट हैं बेसिकली मनोज जारंगे पाटिल इज़ बेसिकली फिर से इन्होंने एक ये प्रोटेस्ट पे बैठ गए, फिर से ये एक फास्ट पे बैठ गए, और इनका इस बार डिमांड क्या है, कंटिन्यूइंग इज इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक फॉर द सेकेंड डे ऑन संडे। मराठा कोटा एक्टिविस्ट Manoj Jarange Patil warned that any political leader opposing the interest of the Maratha community would be defeated in the upcoming assembly elections in Maharashtra. So basically what is the statement given by this particular activist Jarange Patil, Manoj Jarange Patil, that anyone who comes in between the Maratha reservation, that particular party will be ousted from the Maharashtra. Maratha reservation is very important for this particular committee, and the Maratha reservation has been a center of attraction in the 2024 18th Lok Sabha election। Maratha reservation एक central focal point था, उसी को लेकर के इन्होंने बेसिकली मनोज जारंगे पाटिल ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर किसी भी पार्टी ने, जो नवंबर में बेसिकली क्या है, अक्टूबर नवंबर के महीने में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस होने हैं, सो बेसिकली उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कोई भी पार्टी अगर मराठा रिजर्वेशन के अगेंस्ट आएगी या बात करेगी तो उस पर्टिकुलर पार्टी को हम लोग क्या करेंगे, महाराष्ट्र से आउस्ट कर देंगे। आउस्ट करने का मतलब क्या, थ्रू आउट कर देंगे हम लोग बेसिकली महाराष्ट्र से। नाउ मूविंग ऑन, so this is a strategic change by the Bharatiya Janata Party. This is a strategic change by the Bharatiya Janata Party, and what is that particular strategic change? That the BJP president Jagat Prakash Nadda, JP Nadda, BJP president, he is a BJP president, Jagat Prakash Nadda, JP Nadda। अब बेसिकली इन्होंने क्या किया गया कि न्यू जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो 18 लोकसभा इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स में जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जी को भी इंक्लूड किया गया है। अब बेसिकली इससे एक चीज़ सामने ये समझ के आ रही है कि जेपी नड्डा ऑलरेडी हैज़ अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड व्हाट इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ही इज़ द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। नाउ भारतीय जनता पार्टी हैज़ इंक्लूडेड हिम इन द कैबिनेट मिनिस्ट्री। सो अब एक स्पेकुलेशन ये भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी अपने पूरे पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रक्चर में ही चेंज करना चाह रही हो, और ये चेंज स्टार्ट कहाँ से किया गया है, एकदम टॉप लेवल से। जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे उन्हें एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ताकि जो ये बीजेपी के प्रेसिडेंटशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसी और एबल इंसान को ये लोग पास ऑन कर सकें। और जो 2024 इलेक्शंस के रिजल्ट थे वो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थे। द रिजल्ट्स ऑफ 2024 लोकसभा इलेक्शंस वर वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर द भारतीय जनता पार्टी। Those results were not disappointing for the Bharatiya Janata Party, but the kind of standards and the statements they have given before the elections and during the elections, those elections have basically इस इलेक्शन ने क्या किया कि जिनको जो 240 सीट्स मिली हैं उसकी इंपॉर्टेंस को बेसिकली क्या किया, रिड्यूस कर दिया गया। क्या, क्योंकि पूरे भारत ने, पूरे इंडिया ने एक ही स्टेटमेंट सुना था, अब की बार 400 पार, एंड बीजेपी हैज़ गॉट 240 सीट विच इज 60% ऑफ
400, 240 सीट्स मिली। आपने क्लेम कितना किया था? 400 प्लस सीट्स का। मतलब आपने जितना क्लेम किया था आप उसकी सिर्फ 60% सीट्स ही अचीव कर पाए। इसकी वजह से इसका मतलब क्या है कि दिस पर्टिकुलर इलेक्शन इज अ टोटल फेल्योर फॉर भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए ये लोग टॉप मैनेजमेंट में रीशफलिंग कर रहे हैं, पूरे मैनेजमेंट में रीशफलिंग स्टार्ट किया। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? इसकी स्टार्टिंग में जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट थे, इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर में इंक्लूड किया गया, विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि अब भारतीय जनता पार्टी को एक नया नेशनल प्रेसिडेंट मिलने वाला है। नाउ मूविंग ऑन। So this is about the monsoon. The southwest monsoon reached Mumbai on Sunday, 2 days earlier than the usual, after making an early onset over Kerala and the northeast region on May 30th, according to the Indian Meteorological Department. Last year, the primary rain-bearing system reached Delhi and Mumbai together on June 25, first time since June 21, 1961. Normally, the monsoon reaches Kerala by June 11, Mumbai by June 11, and the national capital by June 27. Retaining its April forecast, the MD in a press conference in May end said that the country could see above normal rainfall in the 4-month monsoon season, June to September, with cumulative rainfall estimated at 106% of the long period average of 87 सेंटीमीटर। सो नाउ बेसिकली अगला इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बेसिकली ये बोला था कि इस बार जो 2024 में मानसून होंगे वो अबव एवरेज मानसून होंगे। 106% होगा एस्टिमेशन रेनफॉल, यानी कि जो 87% का जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है उससे 6% ज़्यादा बारिश होगी। जो क्योंकि यहाँ पे इस पर लिखा हुआ है कि इस बार के जो मानसून है वो इंडिया में लंबे टाइम तक भी रहेंगे और अराइवल भी इनका अर्ली होगा। जैसे मुंबई में ये मानसून अर्ली अराइवल हो चुका है इनका, ये लोग मानसून वहाँ पे 9 जून 2024 को पहुँच चुका है। और IMD का ये भी स्टेटमेंट है कि इस बार जो बारिश होने वाली है या जो रेनफॉल होगा ना, उस हर बार से जो रेनफॉल होता था वो ज़्यादा होगा, अबव एवरेज रेनफॉल होगा, विच इज़ गुड फॉर द एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। अगर रेनफॉल अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी अच्छा होगा, और हमारे कंट्री में काफ़ी सारी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है, तो सम हाउ दिस इज बेनिफिशियल फॉर देम। नाउ मूविंग ऑन। Now we'll directly move to the first editorial of the day. The Bareilly case and a flawed criminal justice system. Now this particular news article is very important for us. अब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है वो इसे हमें कवर करने के बाद पता चलेगा। बट दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम इज़ अ क्लासिक केस स्टडी फॉर एनीवन। दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम इज़ अ क्लासिक केस स्टडी फॉर एनीवन। बेसिकली क्लासिक केस स्टडी किसके लिए या क्लासिक एक पैसेज है किसके लिए हो सकता है? क्लैट के एग्जामिनेशन के लिए आज का जो द हिंदू 10 जून 2024 के द हिंदू का जो एडिटोरियल का पहला आर्टिकल है, जो फर्स्ट आर्टिकल है एडिटोरियल के आज के द हिंदू का, विच इज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एग्जामिनेशन। नाउ a few weeks ago, the case of a woman who had filed a rape case was sentenced to imprisonment and fined by a court in Bareilly, Uttar Pradesh, dominated the headlines. Now, अब इस पूरे केस में क्या हुआ है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं। इन 2019 पूजा, सो बेसिकली दिस इज़ अ चेंज नेम। ये जो रियल नेम है लड़की का वो ये रियल नेम नहीं है। आइडेंटिटी को हम लोग प्रिवेंट करने हाइड करने की कोशिश करते हैं, क्यों? प्रिवेसी की वजह से। In 2019, Pooja's mother filed a missing persons complaint stating that her 15-year-old daughter was missing, and then she was that she suspected Ramesh of having kidnapped her. But Pooja appeared a few days later saying that she had been taken to Delhi by Ramesh and raped by both him and several other men. With the knowledge of his mother and sister, she claimed that she ran away from Delhi to her home. No proof of her age was available, but an external medical examination showed her to be 18 and not 15-year-old, as she claimed to be. A more thorough examination was crucial for the prosecution's case for any evidence of sexual assault, but she refused to undergo this. Another fact is that she is a married woman. Her statement to a magistrate was recorded and Ramesh arrested. In her first statement to the court during the trial, she said that she had been kidnapped and raped. In her cross-examination 4 months later, she said that she had been made to give a false complaint against Ramesh by her mother, as there was personal animosity between the mother and Ramesh. She also said that a police officer had coerced her to lie. Based on glaring loopholes in the prosecution's case, such as the contradictions in her statement on her abduction and recovery, the lack of medical evidence due to the negligence of the investigation officer, and her refusal to undergo medical examination, Ramesh was acquitted in 2024. A perjury case was registered against Pooja, for which she was convicted and sentenced to imprisonment and a fine imposed. This case is a telling example of the lackadaisical approach of police investigation, and where the prosecution did not even attempt to patch together a case. At the time of filing the charge sheet, other than Pooja's statement and her family members supporting the fact that she was missing, there was also absolutely no evidence against Ramesh. Of course, the statement of prosecutrix in a sexual assault is crucial, but this was a case where there was a claim on her being
taken to another place and where multiple accomplices were allegedly involved. So basically ये पूरा क्लासिक एग्जाम्पल है ये किस चीज़ का है कि बेसिकली देयर वाज अ केस 2019 में एक वुमेन ने क्लेम किया कि उनको बेसिकली क्या किया गया, उनको किडनैप किया गया, फिर कुछ लोग उनको दिल्ली लेकर के गए, वहाँ पे उनका रेप किया गया, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो जो विक्टिम थी वो वापस आती हैं अपने घर और फिर वहाँ पे आकर के एक वो पुलिस कंप्लेंट फाइल करती है। फिर उस पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है तब पता चलता है कि जो विक्टिम ने एज अपनी क्लेम की थी 15 ईयर्स, उनकी एज 15 ईयर्स नहीं थी, हर रियल एज वॉज 18 ईयर्स, शी वॉज ऑलरेडी मैरिड, ठीक है। उसके बाद जब ये केस फाइल हो गया, उस केस फाइल होने के बाद प्राइमरली उन्होंने पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया कि दैट आई वाज बीइंग टेकन टू दिल्ली, आई वाज रेप्ड देयर बाय सेवरल मैन, आई वाज किडनैप्ड देयर एंड आई वाज रेप्ड बाय सेवरल मैन इन दिल्ली। फिर क्या हुआ कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन की बारी एंड द ट्रायल फेज ऑफ द केस, जब केस ट्रायल फेज में एंटर किया, ट्रायल फेज में एंटर करने के बाद जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, इन द क्रॉस एग्जामिनेशन दैट विक्टिम गेव द स्टेटमेंट कि इनके साथ कोई रेप नहीं हुआ है, इनकी मदर ने इनको कोर्स किया, इनको फोर्स किया कि एक फॉल्स स्टेटमेंट दें। और इस फॉल्स स्टेटमेंट देने के पीछे मेन रीज़न क्या था, बिकॉज देयर वाज एनिमोसिटी बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द मदर ऑफ द विक्टिम। इसीलिए उन्होंने विक्टिम को कोर्स किया, अपनी बेटी को कोर्स किया दैट यू हैव टू गिव द स्टेटमेंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। सो दिस वॉज द होल केस। नाउ अब क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था कि द विक्टिम क्लेम दैट शी वॉज बीइंग रेप्ड, द विक्टिम इज अ फॉल्स क्लेम दैट विक्टिम मेड अ क्लेम दैट शी वॉज बीइंग रेप्ड। सो बेसिकली जब मेडिकल एग्जामिनेशन की बात आई तो द विक्टिम डिनाइड द मेडिकल एग्जामिनेशन, और मेडिकल एग्जामिनेशन को उन्होंने डिनाई कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब केस इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल स्टेज में पहुंचा, ट्रायल स्टेज में इनके स्टेटमेंट्स में भी कॉन्ट्राडिक्शन था, बिकॉज इनिशियली आपने पुलिस को स्टेटमेंट दिया आई वाज बीइंग रेप्ड, क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे यू टोल्ड दैट योर मदर वाज प्रेशराइजिंग यू बिकॉज देयर वाज एनिमोसिटी बिटवीन द अक्यूज्ड एंड योर मदर, इसीलिए आपने वो स्टेटमेंट प्रेस किया। सो इन सारी चीज़ों की वजह से फिर आप मेडिकल टेस्ट के लिए भी नहीं गए थे कि जिससे ये प्रूव हो सके कि आपके साथ सेक्सुअल असॉल्ट या रेप हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को मतलब बैकग्राउंड में रखते हुए बरेली के कोर्ट में जहाँ पे ट्रायल चल रहा था, बरेली कोर्ट ने क्या किया कि अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। अक्यूज को एक्विट करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप वाज दैट दिस पर्टिकुलर विक्टिम वाज प्रोसिक्यूटेड बाय द कोर्ट फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ पर्जरी। उन्हें व्हाट इज पर्जरी? पर्जरी इज बेसिकली जब आप अंडर ओथ होते हैं कोर्ट में। आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट होता है इंडियन मूवीज़ में, तो काफ़ी पॉपुलर है कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली योर ओथ। अब अगर इफ़ यू आर लाइंग अंडर द ओथ देन यू आर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ पर्जरी। अब बेसिकली अगर आपने पर्जरी का ऑफेंस किया तो द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू पनिश द अक्यूज्ड, ठीक है। तो बेसिकली कोर्ट ने क्या किया, जो विक्टिम था इनको फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ पर्जरी शी वॉज प्रोसिक्यूटेड। नाउ अब इस पर बहुत सारी तरीके की चीज़ें उठी कि हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग कैन हैपन। यहाँ पे तो विक्टिम को हुई, विक्टिम के अगेंस्ट ही पर्जरी के चार्जेस प्रेस कर दिए गए, ये सारी चीज़ें, बट देयर वाज लैक ऑफ एविडेंसेस अगेंस्ट द अक्यूज। अब अगर एविडेंस है ही नहीं अक्यूज के अगेंस्ट अवेलेबल, तो सिर्फ स्टेटमेंट के बेसिस पे कन्विक्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। नाउ Now, why this particular judgment becomes very important? Because this particular judgment becomes very important because if the magistrate thinks that there was a flawed investigation in that particular case, फिर आप then the magistrate has a specific remedy. Magistrate के पास एक specific remedy होती है, and what is that remedy? That under section 173 clause 8 of the criminal procedure code. Section 173 clause 8 of the criminal procedure code, which clearly empowers the magistrate to order the further investigation if he thinks that there is a flawed investigation or there are flaws in the investigation, then the magistrate can order a further investigation. Now we have to understand one thing, there was lack of evidences, there were no evidences available against the accused, there was a contradiction in the statements given by the victim. So on the basis of these two things, the trial court has acquitted the accused. ट्रायल कोर्ट ने इन्हीं दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पे अक्यूज्ड को एक्विट किया था। नाउ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग 173 क्लॉज 8? सो बेसिकली लोगों ने ये बोला दिस वाज अ सीरियस एंड हीनियस ऑफेंस। सो बेसिकली यहाँ पे आपने ये बोल दिया कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हुई थी, देयर वाज लैक ऑफ एविडेंसेस, सो आपने अक्यूज को एक्विट कर दिया। बट द मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू ऑर्डर अ फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब अगर मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है फर्दर इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर करने के लिए, एंड इफ ही थिंक्स फिट
and if he thinks that the investigation was not conducted properly, then he can basically what he can do, he can order a fresh investigation, he can order a further investigation. अब अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती तो उसमें हो सकता है कि शायद पुलिस अगर फर्दर इन्वेस्टिगेट करती केस को तो पुलिस के पास कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिल जाते, नोबडी नोज. बट ये क्वेश्चन तो रेज ही किया जाएगा ना दैट इफ द मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड, तो उनको ये चीज़ ऑर्डर करना चाहिए था. सो बेसिकली ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी होंगी, ठीक है ना. मूविंग ऑन, हाउ एवर इन दिस केस द मैजिस्ट्रेट कमिटेड द केस फॉर ट्रायल डिस्पाइट द ग्लेयरिंग गैप्स इन द इन्वेस्टिगेशन. सो बेसिकली मैजिस्ट्रेट को पता था, मैजिस्ट्रेट वॉज सो श्योर दैट देयर वाज ग्लेयरिंग गैप्स इन द इन्वेस्टिगेशन. अब अगर मैजिस्ट्रेट को प्राइमा फेसाई ये दिख रहा है कि दैट देयर हैज़ बीन सर्टेन काइंड ऑफ फ्लॉज इन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन, then again magistrate can order a fresh further investigation under section 173 clause 8 of the section 173 clause 8 of the criminal procedure code. The magistrate could call for the case diary under section 172 clause 2 of the CRPC, which may have revealed the discrepancies or inadequacies in the investigation. So basically section 172 clause 2 of the criminal procedure code is talks about the maintaining of a case diary. So basically कोर्ट ने एक मतलब बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन और सामने निकल के आया कि बेसिकली कोर्ट कैन आस्क फॉर केस डायरी. कोर्ट अगर केस डायरी डिमांड करता है तो उस केस डायरी में सारी चीज़ें क्रोनोलॉजिकली एक ऑर्डर में बेसिकली मैजिस्ट्रेट को पता चल जाती. Arbitrary and prolonged under trial detention is unfortunately pervasive within India's criminal justice system. In this case, where an individual had to undergo over 4 years of incarceration, other than the judges, nothing that there was issues in the investigation. There was a startling absence of accountability directed towards the investigating officers or the prosecution. That there were no repercussions for the responsible for wrongful detentions perpetuates a culture of impunity and undermines public confidence in the integrity of judicial process. Now this is the most important observation made by the author of this particular article. And what is that particular observation? That the victim gave a statement against the accused, and on the basis of that particular statement the accused was kept in the detention. The accused was in the jail. The accused was in the jail for the 4 years. Now who is accountable? Who is responsible for his 4 years time that he has spent in the jail? Now this is one important question that we have to keep in our mind, that the lack of evidences are available against them. There was no evidences against them. Prima facie there was no evidences against them because there was a contradiction in the statement given by the victim. Then also the accused was kept in the jail for the period of 4 years. He was deprived of his every kind of right for the 4 years. Now इसके लिए इसको क्या मिलेगा? इसके लाइफ के important 4 years जो मिस हो गए, इसके लिए इसको बेसिकली क्या मिलेगा? किसका फॉल्ट है इसमें? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, जुडिशरी ने ट्रायल अच्छे से नहीं किया, ट्रायल की पावर तो जुडिशरी के पास है. तो ये सारी चीज़ें भी देखने वाली हैं कि जो इसका लॉस हुआ है, इसका इम्पैक्ट किसको ज़्यादा झेलना पड़ रहा है. Pooja's version of events in her statement to the magistrate, her initial court statement and her cross-examination all differed, which suggests coercion. During the cross-examination, she attributed it to her mother and a police officer. Thereafter, during the sentencing hearing of her perjury case, Pooja's husband claimed that he told her to claim that her mother had coerced her to lie about the kidnapping and the rape so that they would not have to be bothered by the case anymore. So basically, अब हम लोगों ने एक चीज़ पता कि she was not 15 years old, she was 18 years old, she was married. फिर क्या हुआ? क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे शी गिव द स्टेटमेंट दैट माय मदर फोर्स्ड मी टू गिव दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. फिर पर्जरी के टाइम पे उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया. पर्जरी के टाइम पे बेसिकली उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि ये इन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट दिया था कि उनकी मदर ने उनको कोर्स किया सो दैट उन्हें केस के बारे में बॉदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो बेसिकली क्या हुआ था कि जो विक्टिम थी उसने कॉन्टिन्यूसली हर स्टेज पे अपने स्टेटमेंट को कॉन्टिन्यूसली चेंज किया. अब इससे दो इन्फ्रेंस सामने निकल के आते हैं दैट द विक्टिम वाज कोर्स्ड बाय समवन और द विक्टिम वाज लाइंग. Prima facie. These are the two possible inferences from this particular observation. Either the victim was lying or the victim was coerced by someone else. Now, the another important fact was that if the victim was lying, then it is fine to convict her under. It is fine to convict her for the offence of perjury. But what if she was not lying? What if she was actually coerced by someone? Then what will be the solution of this particular problem if she was actually coerced by someone? Now we don't have any actual mechanism to know that because the accused was punished on the basis of the statement given by the victim, and there was a contradiction between the statements given by the victim. That's why court has acquitted that particular accused. Now moving on.
अब ना हम लोग इस चीज़ को पूरा बहुत ध्यान से देखते हैं, एक साथ कवर करते हैं। अब फैक्चुअल चीज़ें वी हैव कवर्ड, फैक्चुअल जितनी भी चीज़ें थी वी हैव कवर्ड। लॉ के जो पॉइंट्स है 173, 172 वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसका बेसिकली हमें एक पॉइंट पूरा देखना होगा, इसको एक होलिस्टिक पिक्चर देखना होगा। वो होलिस्टिक पिक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द विक्टिम, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन अ नटशेल। द विक्टिम गेव अ स्टेटमेंट, there was a case, there was a rape case. The victim gave a statement that the accused kidnapped him and took her to Delhi, where she was raped by several persons, several other persons, and by the accused as well. And after some time, the victim came back to his native home. And when she came back to her native home, she gave the statement to the police. She filed an FIR with the police, and in that particular FIR, she gave the statement that I was kidnapped by the accused and I was being taken to the Delhi, and where I was raped by several other persons as well. Now the police registered a case against the accused, and after the registration of that particular case, the police started the investigation. Police arrested the accused and the case was pressed against him. Now when the trial phase started for this particular case, then during the trial period, victim changed her statement. Now during the trial period, during the cross examination, victim gave the statement that she was not raped or coerced by the accused. Actually she was coerced by her mother to give that particular statement. Why? Because there was animosity between the mother of the victim and the accused. That's why the mother of the accused has pressurized or coerced her daughter to give that particular statement. Now there is a contradiction between the statements given by the victim at this stage where the FIR was being filed, and at this stage where cross examination was being conducted, there was a contradiction. Now we have to keep in one thing in our mind कि हम अगर स्टेटमेंट्स के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो हम इस कॉन्ट्राडिक्शन के बेसिस पे क्या किसी अक्यूज को हम लोग पनिश कर सकते हैं? देन अगेन ये सारी चीज़ें हुई कि इस अक्यूज को पनिश नहीं किया, ये अक्यूज ने एक स्टेटमेंट दिया, तो फिर क्या हुआ कि जब देयर वाज नो इनफ एविडेंसेस, एंड ऑल्सो देयर वाज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द स्टेटमेंट्स. नाउ व्हाट नेक्स्ट? द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन द पुलिस ट्राइड टू कंडक्ट अ मेडिकल टेस्ट, जब एक मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करने की बात आई, देन द विक्टिम क्लियरली रिफ्यूज्ड. विक्टिम ने रिफ्यूज कर दिया दैट शी वोंट गो एनी अंडर मेडिकल टेस्ट. Now another important fact, the victim claimed that her age was 15 years old, but after a medical examination it was revealed that her age is actually 18 years, and she is also married to another person. Now these are the things which were kept as a secret by the victim कि उनकी शादी हो चुकी है, उनकी एज एक्चुअल में 18 है. अब क्या हुआ कि जब ट्रायल कोर्ट के पास से सारा मामला गया, ट्रायल कोर्ट ने सारी चीज़ें देखी, तो बेसिकली ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि अक्यूज को एक्विट कर दिया. अक्यूज को किस बेसिस पे एक्विट कर दिया गया? देयर वाज लैक ऑफ एविडेंसेस, देयर वाज अ कॉन्ट्रडिक्शन अमंग्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द अक्यूज. सो इन बेसिस पे क्या किया गया कि अक्यूज को रिलीज कर दिया गया. जब अक्यूज को रिलीज कर दिया गया उसके बाद ये केस यहाँ पे खत्म नहीं हुआ. देयर वाज अनदर केस फाइल्ड, अब इस अनदर केस में क्या हुआ कि देयर वाज बेसिकली the victim was convicted for committing the offense of perjury. Now what is perjury? Perjury is basically when you lie under the oath. आप कोर्ट में जब ओथ लेते हैं, अगर आपने ओथ लेने के बाद अगर झूठ बोला है, देन यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ पर्जरी. फिर इस विक्टिम को प्रोसिक्यूट कर दिया गया. फिर उसके बाद ये चीज़ों ने थोड़ा सा थिंग्स गॉट हीटेड अप. फिर क्या हुआ कि बेसिकली फिर एक और ऑब्जर्वेशन सामने निकल गया कि ट्रायल कोर्ट हैज़ इमेंस पावर. सो बेसिकली ट्रायल कोर्ट के पास दो पावर होती हैं. वन पावर इज बेसिकली गिवन अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. And what is that power? If magistrate thinks that there is a flaw in the investigation conducted by the investigating officer, then the magistrate can order a further investigation. So if the magistrate was thinking that the statement given by the accused were false statements, or there were some flaws in the investigation conducted by that particular police officer, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? मैजिस्ट्रेट एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है. उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें ट्रूथ होता है वो सामने निकल के आता है. फिर एक चीज़ हमें और समझ लीजिए. इन द लेटर पीरियड इट वॉज टोल्ड बाय द हस्बैंड ऑफ द विक्टिम कि ये जो स्टेटमेंट दिया था विक्टिम ने, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय द
वॉज गिवन बिकॉज दे डोंट वांट टू बॉदर देमसेल्फ, इसलिए उन्होंने ये बोल दिया कि ये जो स्टेटमेंट दिया था उन लोगों ने ये अपने मदर के प्रेशर में आकर के दिया था। ये सारी चीज़ें हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, फिर कैसे अक्यूज का जो 4 साल का टाइम था वो डिटेंशन पीरियड में रहा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सारी चीज़ें दिस पर्टिकुलर बेसिकली दिस इज अ क्लासिक केस स्टडी ऑफ जस्टिस delayed is justice denied। ठीक है, now moving on to the next article for the day। So पहले कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि यूएस में एक बाल्टीमोर शिप कंट्रोवर्सी हुई थी। इस कंट्रोवर्सी में क्या हुआ था कि इंडिया का एक शिप था, उसने जाकर के क्या किया था कि यूएस में एक ब्रिज को तोड़ दिया था। अब बेसिकली क्या है कि ये उस पर्टिकुलर केस का इम्पैक्ट क्या होगा और वैसे कैसे कितने केसेस अभी तक हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डील करेंगे। 26 मार्च 2024 को बेसिकली ये इवेंट हुआ था। अब शिप का नाम क्या था, जो इंडिया का शिप था उस शिप का नाम था डाली, और इसने किस ब्रिज को क्रैश किया था, फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। बॉल्टीमोर यूएसए। सो द नेम ऑफ इंडियन शिप वॉज डाली। किस ब्रिज को इन्होंने तोड़ा, फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। कहाँ पे ये ब्रिज, बॉल्टीमोर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। The crash was a spectacular tragedy captured on video clip that went viral on YouTube. That is happened in the US, also made it one of the most high-profile maritime accidents after the Exxon Valdez tanker accident in 1989 that led to an unprecedented oil spill in Alaska, in turn triggering extraordinary changes in maritime regulations and industry practices as well as awareness on maritime pollution. Unlike the past, India has emerged as a key player in global shipping as its seafarers man many of ocean-going ships bringing in vital foreign exchanges as remittances. Indian seafarer remittances are typically equivalent to some 15% of all foreign direct investment that comes into the country every year. Though the levels of power, insurance experts have said that the Dali accident will equal or surpass highest ever maritime insurance payout of $1.5 billion in the case of the Costa Concordia cruise vessel capsizing in 2012. The high expected payout in the Dali case is due to the loss of 2 lives, property and business, also due to the shutdown of the busy Baltimore port. Synergy Maritime Group, the Singapore-based manager of Dali, is a company founded and run by Indians, but global footprint with a global footprint. With a large operation in Chennai, it employs thousands of Indian seafarers and has been an Indian success story in global shipping, managing more than 650 ships. Though Synergy and ship owners will not be handed a bill of $1.5 billion, and the actual payout will be borne by the insurance and a club of over 80 reinsurers. There may well be an eventual financial fallout for Synergy, especially if it is proven that the managers had neglected or avoided keeping equipment in proper operations conditions in turn leading to the collision. So basically इस particular statement में यही चीज़ डील की गई। There was a bridge, the name of that particular bridge was Francis Scott Key Bridge। ये ब्रिज कहाँ पे था, ये ब्रिज था आपका बॉल्टीमोर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 26 मार्च 2024 का एक इंडियन शिप था जिसका नाम था डाली। ये जो डाली शिप था बेसिकली क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर ब्रिज में जाकर के टकराया। इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिज पूरा टूट गया। उस ब्रिज टूटने की वजह से क्या हुआ कि 6 लोगों की जान चली गई, और 6 लोगों की जान चली गई, बिजनेस का लॉस हुआ, शिप को लॉस हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस हुआ, रूट को लॉस हुआ, पोर्ट को लॉस हुआ। इतने सारे लॉसेस हुए इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद, इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद। फिर क्या हुआ कि अभी तक का जो सबसे बड़ा इंश्योरेंस क्लेम लिया गया है किसी भी शिप एक्सीडेंट में या शिप कोलिजन में, वो $1.5 बिलियन का है, $1.5 बिलियन का। $1.5 बिलियन का ये था। अब बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो डॉली सी का क्रैश हुआ है इसके बाद इसमें ये जो अमाउंट है वो $1.5 बिलियन को भी एक्सीड कर सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे, इंडियन इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की जो इकॉनमी है, अब जो भी हम अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं मैक्सिमम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसके थ्रू होता है, सी रूट्स के ही थ्रू होता है। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे।
In EU Parliament vote for right eyes gains. 21 of the bloc's 27 countries voted on the final day of the 4-day election exercise to elect members of the European Union's Parliament. So basically यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में इलेक्ट करने के लिए पार्लियामेंटेरियंस को, लीडर्स को, वहाँ पे भी यूरोपियन यूनियन भी इलेक्शंस हो रहे हैं। ब्लॉक में 27 कंट्रीज, उसमें से 21 कंट्रीज ने वोट कर दिया है। सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ मूविंग ऑन। ना अब हम लोग सीधे स्पोर्ट्स सेक्शन में आते हैं। स्पोर्ट्स सेक्शन में आज हमारे लिए दो न्यूज़ आइटम्स इंपॉर्टेंट है। पहला बेसिकली हमारा जो न्यूज़ आइटम है दैट इज़ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वी हैव डिफीटेड वंस अगेन पाकिस्तान इन द आईसीसी टूर्नामेंट्स। हमने फिर से एक बार पाकिस्तान को हराया आईसीसी टूर्नामेंट में। बेसिकली हमें यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी होंगी कि हमने पाकिस्तान को हराया आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में। वेन्यू क्या था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैन ऑफ द मैच किस प्लेयर को मिला? मैन ऑफ द मैच मिला है जसप्रीत बुमराह को। नाउ मूविंग ऑन, second important news headline for the day, second news sports news related for us. Carlos Alcaraz, he is from Spain. He is a lawn tennis player from Spain. Came back to defeat Alexander Zverev 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 on Sunday and win the French Open for his third Grand Slam title. So basically Carlos Alcaraz from Spain has won his third Grand Slam title and this is his first French Open and win the French Open for his third Grand Slam title. He's 21 years old, he's from Spain. He has won third Grand Slam title and what is that particular title? French Open. इतनी चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। इसके अलावा आज के न्यूज़पेपर में हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी भी न्यूज़ आइटम्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे हम लोगों ने सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स को कवर कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम हमारे लिए क्या था आज के न्यूज़पेपर में? जो हमारा एडिटोरियल का पहला आर्टिकल था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ से रिलेटेड है, सीआरपीसी से रिलेटेड है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो एनालिसिस। अगर आपका कोई भी कभी भी इशू होता है देन डू पंच इन योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।